हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज ये कृषि एवं पशुपालन की क्लास अंतिम होने वाली है। इससे पहले 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी हो वो हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाके कृषि एवं पशुपालन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज ये क्लास थर्ड है और यहीं पे इस थर्ड क्लास में हम कृषि एवं पशुपालन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को दोस्तों कवर कर लेंगे। और यहाँ पे जितनी भी हमने थ्योरी दोस्तों करा दी है, इसको अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों क्लासेस में जाके। और तीसरी क्लास अब ये है, और ये क्लास होगी आज उर्वरक से शुरू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि उर्वरक क्या है। उर्वरक से जो प्रश्न बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए, उनको देखेंगे। सबसे पहले हम उर्वरक, पहला पॉइंट क्या है? स्थूल पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो आपसे यदि पूछ ले जो स्थूल पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, जिसको आप एनपीके को संयुक्त रूप से एनपीके कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब बात करें हमें सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो वो सूक्ष्म वाले होते हैं बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जस्ता। ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और स्थूल पोषक तत्व ऊपर हो गए। अगला पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन एन, फास्फोरस पी और पोटेशियम के महत्वपूर्ण उर्वरक हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से एनपीके कहा जाता है। इनका आदर्श अनुपात क्रम से 4:2:1 होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले एनपीके का जो आदर्श अनुपात है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 4:2:1 होता है। 4:2:1 होता है दोस्तों। तो यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यही है कि एनपीके का जो संयुक्त रूप है, ये इसे आपसे पूछ सकता है कि एनपी और के का मतलब कहा क्या होता है यहाँ पे। तो आप कहेंगे एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम। और आदर्श अनुपात की बात करें 4:1। स्थूल पोषक तत्व क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, ये हमने जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि पौधे यूरिया से पोषक तत्व नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट है, याद रखेंगे। पौधे यूरिया से पोषक तत्व नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, जो कि यूरिया में 46% होता है। यह पानीय छिड़काव हेतु उचित है। ठीक है, आगे बात करें डीएपी, एक उर्वरक है जिसमें 40% फास्फोरस तथा 18% नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। यदि आपसे पूछ ले डीएपी जो होता है उसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो आप कहेंगे 40% होती है और 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आगे सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द तथा जंगली नील का प्रयोग हरी खाद में किया जाता है। आगे मिट्टी में बैक्टीरिया, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ आदि पाए जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में सहयोगी हैं। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति कौन बढ़ाता है? बैक्टीरिया, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दलहन, अब यहाँ पे देखेंगे कि दलहन फसल में राइजोबियम, धान के खेतों में नीलहरित शैवाल तथा एजोला, इसके अतिरिक्त एजोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, एसिटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है। तो यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दलहन फसलों में जो होता है वो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बनता है परीक्षा में, इसको आप अच्छे से देखें। अगला पॉइंट क्या है? केंचुए को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के कारण कृषकों का मित्र कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न बना है एग्जाम में कि कृषकों का मित्र या मतलब किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर केंचुए को कहा जाता है। किसको? केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। कई एग्जाम में ये पूछा गया, जैसे रेलवे ग्रुप डी हुआ,
और आपका जो एसटेट यूपी टेट होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई। अब बात करेंगे भारत में सिंचाई। ठीक है, तो भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, जो काफी अनिश्चित एवं कम समय हेतु जल उपलब्ध करवाती है। सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता वर्ष भर हो सके, इसके लिए भारत में मुख्यतः 3 तरह की परियोजनाएं मौजूद हैं। ठीक है, क्या है मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो भारत में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। इसके लिए क्या किया गया है, सिंचाई की जल की व्यवस्था के लिए वर्ष भर हो सके, उसके लिए क्या है, 3 तरह की परियोजनाएं जो है मुख्यतः मौजूद हैं। कौन कौन सी? एक वृहद सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई परियोजना और एक लघु सिंचाई परियोजना। अब वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्या है, 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि भूमि योग्य भूमि शामिल होता है। ठीक है, याद रखेंगे जो वृहद सिंचाई परियोजना है उसके अंतर्गत क्या है, 10 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। मध्य सिंचाई परियोजना क्या है, इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य कृषि भूमि सम्मिलित है। और लघु सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करें तो 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि परियोजनाएं आती हैं लघु के अंदर। ठीक है, ये 3 परियोजनाएं हैं जो कि यहाँ पे लागू की गई हैं, ताकि जो है सिंचाई हेतु जो जल की उपलब्धता है वो वर्ष भर हो सके। ठीक है, तो 3 मुख्यतः परियोजनाएं मौजूद हैं यहाँ पे, वृहद, मध्यम और लघु। इनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि कितनी कितनी कृषि योग्य भूमि इसके अंतर्गत शामिल है, तो आप कहेंगे सर 10,000 हेक्टेयर और 2 से 10,000 और 2,000 हेक्टेयर से कम। वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत में लघु एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्र जो होता है वो बृहद सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि हम मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना को एक साथ देखें, जो जितना इनसे क्षेत्र सिंचित हो रहा है, तो वो क्या है, वो बृहद सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, आगे क्या है, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि कि लगभग 47.6% भूमि से सिंचित भूमि श्रेणी में आती है, एवं हमारे उपयोग हेतु उपलब्ध जल का लगभग 84% सिंचाई में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप पता चल गया यहाँ पे कि लगभग 47.6% भूमि जो सिंचित भूमि की श्रेणी में आती है। ठीक है, एक प्रश्न ये आपका तैयार हो गया यहाँ पे। और एक क्या हो गया कि हमारे उपयोग हेतु उपलब्ध जल का 84% सिंचाई में उपयोग होता है, ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका तैयार हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है कि देश में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यदि आपसे एक प्रश्न बन जाए कि नहर द्वारा सबसे, यदि बात भारत की हो रही है यहाँ पे कि भारत में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अन्य प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। और उसके बाद क्या करें, उसके बाद कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है और फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश में है नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। देखिए एक एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें। बस आज ये थर्ड वीडियो है, मतलब क्लास थर्ड है आज, और आज ही कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो सभी दोस्तों यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और 2 से 3 बार अच्छे से देखना है और अपने नोट्स बना लेने हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक, जो भी गवर्नमेंट से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक बेहतर कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों हमारी कोशिश यह रहेगी कि जैसे ही यहाँ पे हम थ्योरी और कंसेप्ट यहाँ आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद हम क्या है प्रैक्टिस एमसीक्यूज की क्लास लाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल पर के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे कि कुआं, अगला पॉइंट क्या है कि कुआं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान अग्रणी राज्य में आते हैं। तो बात यहाँ पे देखिए नहर की हुई तो भी उत्तर प्रदेश,
ठीक है, अग्रणी राज्य था। और बात यहाँ पे हो कि कुआं और नलकूप द्वारा जो सिंचाई के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ गुजरात हो जाता है और तीसरे नंबर पर राजस्थान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, नहर में भी, नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में भी, और कुआं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई के मामले में भी। ठीक है, और यदि आपसे एक प्रश्न ये बन जाए कि उत्तर प्रदेश में मतलब सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है, तो आप कहेंगे सर नलकूपों द्वारा। किसके? नलकूप द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की प्रमुख विधि है। तालाब सिंचाई में तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, तालाब द्वारा सिंचाई की यदि हम बात करें तो कौन है अग्रणी? तमिलनाडु है। ठीक है, तालाब सिंचाई के मामले में। आगे, कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य क्रम से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये घटते क्रम में है। मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जो कृषि भूमि है वो पंजाब, फिर हरियाणा और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों पशुपालन। पशुपालन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे, जहां से प्रश्न बार बार संभावना होती है पूछे जाने की और पूछे ही जाते हैं। चलिए, पशुपालन कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा है, जिसके तहत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपने जाना कि पशुपालन क्या है, कि कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा है, जिसके तहत जो पालतू पशुएं हैं, ठीक है, जो पालतू पशुएं हैं कि विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भारत में पशुपालन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है एवं भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान भी रखता है। ठीक है, भारत विश्व में पशुधन के मामले में अग्रणी स्थान भी रखता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि वर्ष 1919 से देश में पशुओं की गणना प्रारंभ हुई थी। यदि आपसे प्रश्न बने, काउंटर प्रश्न है यहाँ पे कि आपसे पूछ ले कि देश में पशुओं की गणना कब प्रारंभ हुई, तो 1919 से ये प्रारंभ हुई। आजादी के बाद प्रथम पशु धन गणना वर्ष 1951 में आयोजित की गई तथा उत्तरोत्तर हर 5वें वर्ष यह गणना आयोजित की जाती है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ ले कि आजादी के बाद कब हुई, तो आप कहेंगे सर 1951 में हुई, और फिर उसी क्रम में हर 5वें वर्ष यह गणना आयोजित की जाती है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं जैसे जनगणना होती है, उसी तरह पशुओं की ये गणना है। तो जनगणना में क्या है, वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद आयोजित होती है, लेकिन ये क्या था कि 5वें वर्ष यह गणना आयोजित की जाती है। ठीक है, बस इतना अंतर है। आगे, पशुधन गणना के क्रम में वर्तमान पशुधन गणना 2017 पशुधन गणना की 20वीं कड़ी है। पशुओं की प्रजातियों के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, खच्चर, गधे, ऊंट, मिथुन और याक को शामिल किया जाता है। 19वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2012 के अनुसार भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या क्रम से उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश तथा उसके बाद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 19वीं जो राष्ट्रीय पशुधन गणना हुई है 2012 में, उसके अनुसार यदि हम देखें पशुओं की सर्वाधिक संख्या भारत में, तो वो कहाँ है, कि आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और तैयार हो गया आपका कि सबसे ज्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो आपके आंसर उत्तर प्रदेश में, और फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया। चलिए अब देखेंगे भारतीय गायों की किस्में और नस्लें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतीय गायों की किस्में और नस्लें। गिर नस्ल किसको क्या है, ये देखते हैं कि यह मुख्य रूप से गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र तथा आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है एवं प्रतिदिन लगभग 15 से 20 लीटर दूध देती है। जो गिर नस्ल है गाय की, वो क्या है, ये मुख्य रूप से तो गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र में पाई जाती है आसपास के क्षेत्रों में, और प्रतिदिन लगभग 15 से 20 लीटर दूध देती है। ये इसकी क्या है, इसकी खासियत है, ये गिर नस्ल की, जो गिर नस्ल वाली गाय होती हैं। आगे बात करें साहीवाल नस्ल जो होती है गायों की, है नस्ल अधिकतर उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ, उत्तर भारत में पाई जाती है तथा प्रतिदिन लगभग 20 से 25 लीटर दूध देती हैं। इस नस्ल की गाय दूध में पर्याप्त मात्रा में वसा होता है। ठीक है, क्या होता है, वसा होता है। जो साहीवाल गाय नस्ल होती है, जो साहीवाल नस्ल की गाय होती है,
दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्न जो बनेगा, कैसे बनेगा प्रश्न, मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो यदि आपसे पूछ ले, एक प्रश्न ये बनेगा कि जो गाय है, आपको ये नस्ल देगा कि गिर गिर नस्ल, साहिवाल नस्ल, राठी नस्ल, तो ये ठीक है। आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से जो जो गाय की नस्लें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दूध कौन-सी नस्ल वाली गाय देती हैं? तो आप कहेंगे सर साहिवाल, ठीक है? इस तरीके से प्रश्न बनेगा। क्या क्यों द क्यों बनेगा इसका उत्तर ये कि सबसे ज़्यादा दूध 20 से 25 लीटर दूध दे रही है साहिवाल नस्ल। यदि आपके सामने ऑप्शन है जैसे गिर नस्ल, साहिवाल, राठी, रैंडी सिंधी, ये हुआ तो आप साहिवाल टिक लगाएँगे, ठीक है? एक प्रश्न ऐसे बनेगा। और एक प्रश्न कैसे बन सकता है? एक प्रश्न बनता है कि जो गिर नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? ठीक है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर गुजरात, काठिया और महाराष्ट्र के आस-पास क्षेत्र में पाई जाती है। इसी तरह साहिवाल का यदि आपसे पूछ ले, तो यह नस्ल अधिकतर क्या है? उत्तर भारत में पाई जाती है और आपसे ये भी पूछ सकता है कि लगभग कितना दूध देती है, ठीक है? तो साहिवाल नस्ल 20 से 25 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। और इस नस्ल की गाय में दूध में पर्याप्त मात्रा में वसा होता है। तो आपसे ये पूछ रहे कि किस गाय की किस नस्ल में पर्याप्त मात्रा में वसा होता है? तो आप कहेंगे सर साहीवाल नस्ल में, ठीक है? इस तरीके से प्रश्न बनेंगे यहाँ से। आगे राठी नस्ल, यह नस्ल राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है और प्रतिदिन लगभग 9 से 12 लीटर दूध देती है। ये रेगिस्तान में भारी भरकम बोझ खींचकर चल सकती है। ठीक है? ये इसकी खासियत है राठी नस्ल की कि रेगिस्तान में भारी भरकम बोझ खींचकर चल सकती है। ठीक है? ये जो जितनी भी इनकी विशेषता है, यहाँ से प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। पूछ लेगा कि जो रेगिस्तान में सबसे भारी भरकम बोझ खींचकर कौन-सी नस्ल चल सकती है गाय की? तो आप कहेंगे सर राठी नस्ल, ठीक है? और ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भागों में जैसे गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। दूध की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 9 से 12 लीटर दूध देती है, ठीक है? रैंड सिंधी क्या है? इसको देखते हैं। इस नस्ल में गाय का रंग लाल बादामी होता है। इसका मुख्य स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और यह प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लीटर दूध देती है, ठीक है? हरियाणा नस्ल, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाने वाली यह नस्ल उजले और हल्के धूसर रंग की होती है, प्रतिदिन लगभग 10 से 15 लीटर दूध देती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखने वाली बात है, देखिए नोट क्या है कि इसके अतिरिक्त कांकरेज, थारपारकर, मालवी, नागौरी, जर्सी, पोंवार, देवनी, निमाड़ी आदि गायों की नस्लें भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे भारत में भैंसों की प्रमुख किस्मों में मुर्रा, भदावरी, नागपुरी, सुरती, मेहसाना, नीली रावी, पढ़ारपुरी आदि प्रमुख है। ठीक है, जो मुर्रा है, ये भदावरी है, ये क्या है? भारत में भैंसों की नस्लें हैं। ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक्कुट पालन देखते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग जिसको बोलते हैं। यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में उसको देखेंगे और कैसी प्रश्न आने की संभावना है उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। कुक्कुट पालन क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग यह पशुपालन के अंतर्गत एक उपभोग है जिसमें मांस व अंडों के लिए मुर्गी, पीरू, बत्तख इत्यादि का पालन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कुक्कुट पालन, जिसमें क्या है कि मांस व अंडों के लिए मुर्गी, पीरू, बत्तख इत्यादि का पालन पोषण किया जाता है। मुर्गी में भारत में मुर्गी पालन सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक प्रश्न क्या तैयार हो गया आपका यहाँ पे कि मुर्गी पालन जो है भारत में वो सिंधु सभ्यता से ही चला आ रहा है और इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कुक्कुट पालन, कुक्कुट उत्पादन के विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कम है, लेकिन हाल के वर्षों में तेजी से इसका विकास किया जा रहा है। परिणामतः भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, भारत यदि बात करें विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, अंडे के मामले में तीसरा। आगे बात करें, भारत में कुक्कुटों की सबसे अधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे ये तैयार हो गया कि कुक्कुटों की जो सबसे अधिक संख्या कहाँ है वो आंध्र प्रदेश में है और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। एक मुर्गी प्रतिवर्ष औसतन 180 से 200 अंडे देती है। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक मुर्गी प्रतिवर्ष औसतन कितने अंडे देती है? 180 से 200 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में भारत में केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से कुक्कुट उत्पादन में सुधार हेतु कार्य करता है। ठीक है, ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास बोर्ड कार्यक्रम के तहत घर के आंगन में ही मुर्गी पालन करने वाले बीपीएल परिवारों की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से जो रेशम से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिल्क से, जिसको सिल्क बोलते हैं रेशम को। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, इनको देखेंगे एक एक करके। देखिए क्या है यहाँ पे कि विश्व में रेशम सर्वप्रथम प्रचलन जो है वो चीन में हुआ। विश्व में रेशम की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम प्रचलन जो है आपका चीन में हुआ है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान रखता है भारत। ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? चीन है, उसके बाद कौन है? भारत। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रेशम की सभी पांचों ज्ञात किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूंगा और इरी। ठीक है, ये भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां रेशम की सभी 5 ज्ञात किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। ये कौन कौन सी किस्में हैं? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूंगा और इरी। ठीक है, देश में सबसे ज्यादा उत्पादन मलबरी तथा सबसे कम मूंगा किस्म का होता है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे केंद्रीय मूंगा इरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की, तो ये जोरहाट असम में है। और केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये आपका रांची झारखंड, रांची में है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इनको अच्छे से तैयार करें कि केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है आपका? जोरहाट असम में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका रांची झारखंड में है। और केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान वो बहरामपुर पश्चिम बंगाल में है। इंपोर्टेंट है ये ऊपर वाला कि केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका बहरामपुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब बात करें नीली क्रांति, इसको ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है इसको समझते हैं कि भारत में मत्स्य, सबसे पहले देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर मत्स्य उत्पादन से। ये हमने दूसरी क्लास में आपको कराया हुआ है। जितनी भी क्रांतियां हैं और जैसे प्रश्न बनते हैं उन सभी को हमने यहाँ कराया हुआ है। चलिए अब नीली क्रांति के बारे में थोड़ा समझते हैं कि भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई गई एक विशेष योजना को नीली क्रांति का नाम दिया गया है। और यह दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत और विशेषकर आंध्र प्रदेश में बहुत सफल हुई है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में लगभग 14.16 मिलियन मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र बन गया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है मछली उत्पादन में। ठीक है, याद रखेंगे। नीली क्रांति के दौरान एक्वाकल्चर का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली विपणन एवं मछली निर्यात में सुधार हुआ है। इस क्रांति के फलस्वरूप झींगा मछली के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में भारत के झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले को, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले को भारत के झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न ये तैयार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं, ठीक है, अपार संभावना एवं जलीय कृषि के विकास के दायरे को महसूस करते हुए सरकार ने नीली क्रांतियों योजनाओं का पुनर्गठन करने की योजना बनाई है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं, क्या है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एनएफडीबी और संबंधित गतिविधियां। अगला, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर का विकास, समुद्री मत्स्य पालन, आधारिक संरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास, मत्स्य पालन क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, ये घटक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत मछली उत्पादन को लगभग 150 लाख
टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। नीली क्रांति के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन कार्य योजना 2020 तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम योजना देश में उपलब्ध विभिन्न मत्स्य पालन संसाधनों जैसे नदियां, तालाब, टैंक, आर्द्रभूमि, झील, नहरें, जलाशय आदि को समाहित करती हैं। तो दोस्तों ये थे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उनको हमने 3 क्लासेस में अपना कवर कर लिया दोस्तों। और जितने भी अब वनडे एग्जाम होंगे दोस्तों, यहाँ से आपको प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि थ्योरी के साथ दोस्तों एक-एक कंसेप्ट हमने क्लियर करा है आपको। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।